सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड का मतलब क्या हो गया? डिमांड। डिमांड का मतलब हो गया डिमांड। अच्छा, डिमांड कौन करता है? सप्लायर करता है, कस्टमर करता है? कस्टमर करता है। सप्लायर तो उसकी डिमांड को पूरी करके देता है, डिमांड करता है कस्टमर। और सब कस्टमर्स की डिमांड को जब मैं प्लस कर देता हूँ उसको आप क्या बोलते हो? एग्रीगेटेड डिमांड। ठीक है, तो यही चीज उसने लिख रखा है। अच्छा, डिमांड कब करता है कस्टमर? जब उसको किसी चीज की क्या होती है? जरूरत होती है ना। और जब वो डिमांड करता है तो पैसा आता है कि जाता है? पैसे जाता है, खर्चा है। डिमांड क्या है आप लोगों का? एक्सपेंडिचर है। आप जितनी डिमांड करोगे, जितनी डिमांडिंग आप बनोगे, उतना ज्यादा आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस करोगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है ध्यान से। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस which all the sectors of the economy are planning to buy at a given level of the income during a period of one accounting year। ये तो है, इसकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। अभी डेफिनेशन हमें समझ में नहीं, ऊपर से गए, पहले डेफिनेशन के ऊपर काम करते हैं। क्या है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू। किसी चीज का हमें क्या करना है? टोटल करना है। किसका टोटल करना है सर? गुड्स का टोटल करना है और सर्विसेज का टोटल करना है। लेकिन सर कौन से सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल करना है? बेटा ऑल द सेक्टर्स की। कितने सेक्टर्स होते हैं? तीन सेक्टर्स हो गए। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर वाले, टर्शरी सेक्टर वाले और सेकेंडरी सेक्टर वाले जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज करी, मतलब उन्होंने कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। ठीक है, ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग, ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल। ये जो ऑल द सेक्टर्स है ना, ये क्या करने वाले हैं? ये परचेज करने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। सारे सेक्टर वाले क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। मान लो प्राइमरी सेक्टर वाले कुछ डिमांड कर रहे हैं, टर्शरी वाले कुछ डिमांड कर रहे हैं, सेकेंडरी वाले कुछ डिमांड कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। एक साल की डिमांड की बात कर रहा हूँ सर। ये जो आप जो डिमांड चेक कर रहे हो किसी भी इन सेक्टर्स के, कितने सालों की आप डिमांड की बात कर रहे हो? एक साल की। तो एक साल के अंदर हमारे कंट्री के अंदर जितने भी सेक्टर्स है, तीन सेक्टर्स है, वो लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। बस एक साल के अंदर हमारे जो भी ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। उसकी आपको क्या बतानी है बेटा? वैल्यू। क्या बतानी है? वैल्यू। मतलब प्राइस किस में आना चाहिए? रुपीस के अंदर। हमें यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की। तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। बेटा खरीदने की अभी प्लान कर रहे हैं, कैसे खरीदेंगे? तो अभी पास्ट की बात चल रही है, फ्यूचर की, कि प्रेजेंट की बात चल रही है? फ्यूचर की बात चल रही है, क्योंकि क्या चल रहा है यहाँ पे? प्लानिंग चल रहा है। तो फ्यूचर में ये लोग खरीदेंगे एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। इनको अपनी इनकम पता है, तो इनको पता है कि हमारी इतनी इनकम है तो हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं। उस हिसाब से इन्होंने क्या कर रखी है? प्लानिंग कर रखी है कि हम ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। ठीक है, समझे मेरी बात? कैसे डेफिनेशन को आप तोड़ के कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आप इस डेफिनेशन को, हमेशा आपको क्या करना चाहिए? अब ये तो पैराग्राफ में लिखी हुई है ना, अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन बाय कर रहा है? कौन बाय कर रहा है? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अभी बाय कर ली कि प्लान टू बाय? वो कर रहे हैं प्लान टू बाय एट, कोई सा भी आपने कंपोनेंट छोड़ा ना बेटा, नंबर कट जाएंगे। एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। अपनी उनको इनकम पता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि 1 ईयर। the total value of goods and services that all the sectors of the economy are are planning to buy at a given level of income during 1 year। उसको आप क्या बोलते हो? एग्रीगेट डिमांड। कोई डाउट है तो बताओ। इजी। तो कितने कंपोनेंट्स है? कंपोनेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पांच बातें लिखनी है। पहली कौन सी बात? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी खरीदना चाहती है, प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग 1 ईयर। इसको क्या बोलोगे आप लोग? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चलो फटाफट से, अब बिना देखे अगर फटाफट से इसको देखे, क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन बाय करना चाहता है? ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या खरीदना चाहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। आर प्लानिंग टू बाय, अभी खरीदा नहीं है, आर प्लानिंग टू बाय। क्या पता है हमें उनका? इनकम लेवल एट गिवन इनकम लेवल, एट गिवन इनकम लेवल। और पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं लास्ट, ड्यूरिंग वन अकाउंट, ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड, ये है आपकी एडी की डेफिनेशन।
तो डिवाइड एंड रूल, इसको क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है ना, एकदम वर्ड बाय वर्ड वो नहीं लिखना, लेकिन हाँ ये सब चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी ना, दिखानी पड़ेगी। आपको इजीली क्या मिल जाएंगे, 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाएगी, मिल जाएंगे। एकदम वर्ड बाय वर्ड मत लर्न करो, लेकिन ये देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन इनकम लेवल ड्यूरिंग वन अकाउंट। ठीक है, चलो तो ऐसे लर्न करना आप लोग घर के अंदर। अब ध्यान से, इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर रखा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। भाई तुम डिमांड करोगे तो चीज जाके क्या करोगे, परचेज करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी जेब से खर्चा होगा। तो एग्रीगेट डिमांड को किसके बराबर रखते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर। खरीदना चाहती नहीं खरीदना चाहती, हाँ सर खरीदना चाहती है, अंदर से इनकी इच्छा है, विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड क्या है, 1 साल। गिवन पीरियड बोले तो 1 साल। तो एग्रीगेट डिमांड को इन्होंने किसके बराबर रखा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स, जो ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू बाय, इच्छा है इनकी खरीदने की 1 साल के अंदर। इट मींस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो एडी इज इक्वल्स टू एई। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, कौन सा एक्सपेंडिचर है दोस्तों, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था ना प्लान। ये जो डिमांड जो कर रहे हैं, डिमांड इनकी क्या कर रहे हैं, अभी प्लान, अभी डिमांड मतलब सोच रहे हैं कि कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना, अभी खरीद नहीं लिया, दे आर प्लानिंग एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो अभी ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैसा एक्सपेंडिचर है बेटा, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। ये नहीं है कि हमने डिमांड कर दिया और खरीद लाया, अभी सिर्फ हमने डिमांड की क्या करी है, प्लान बनाया। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल द हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इनकर, पैसा खर्च करना चाहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सेक्टर्स के अंदर कौन से सेक्टर्स ले लिया हमने, हाउस होल्ड ले लिया, फर्म ले लिया, सरकार ले ली, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट के स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी क्या चल रही है, इनकी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है इनकी 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 2 महीने से प्लानिंग चल रही है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी की अभी बताओ, अभी की अभी पता है क्या, प्रेजेंट की सिचुएशन पता है नहीं, ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान लंबा चलता है। ठीक है, तो अभी प्लान करेंगे लोग, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये। तो इसी पैराग्राफ के अंदर काफी सारी चीजें थी, अभी पूरा पैराग्राफ डिकोड हुआ। इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज जनरली मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। 1 साल की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 ईयर के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितना प्लान कर रहे हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। हाँ दिव्यांशी आया समझ, हाँ जी सर। दिव्यांशी आया, हाँ हाँ सर, आ गया। आ गया। कोई ऐसा जिसको नहीं आया, सब बहुत बार रिपीट करा है मैंने चीजें। तो अभी अगर हम बात करें, सम अप करें, तो क्या बोला एक बार को फटाफट से, क्योंकि इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें है ना, ये चैप्टर इसके अगले वाला चैप्टर, 3 चैप्टर तीनों एक के साथ कनेक्टेड है। तीसरे वाले चैप्टर पे पहले की बात करेंगे, दूसरे में पहले की बात करेंगे, तो इसलिए ध्यान रखना एडी इज इक्वल्स टू एस, ए ई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सर ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है कि प्लान एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर है, ध्यान से। ठीक है सर, ये जो एडी जो है कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सर ये फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है, बिकॉज हम 1 अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, हम 1 अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर ये लोग कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, देखो aggregate demand is the total demand, aggregate demand is the total demand for all the goods and services in the entire economy, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. Aggregate demand और market demand में क्या होता है, डिफरेंस होता है। Aggregate demand का मतलब क्या है, total demand for all the goods and services, सारे गुड्स की बात कर रहे हैं, सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं इन द इंटायर इकोनॉमी, मतलब पूरे इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड, जिसके अंदर सारे गुड्स की बात कर रहे हैं, सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। लेकिन मार्केट डिमांड आपकी क्या होती थी, 11th क्लास में आपने पढ़ा था डिमांड वाले टॉपिक पे, मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर वन कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी की हम बात करते थे कि उस एक चीज को पूरी मार्केट में लोग बाग कितना डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर कितना डिमांड कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड, इंडिया में जितनी भी गुड्स है, जितनी भी सर्विसेज है, कितनी डिमांड चल रही है, समझे। मतलब एक तरीके से जीडीपी थी टोटल प्रोडक्शन, और ऐसी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी भी तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का था ना, प्रोडक्शन, और यहाँ पर ये एग्रीगेट डिमांड क्या है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड। चलो अब कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ध्यान से देखते रहना।
द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा 2 मार्क्स का आपकी डेफिनेशन का, डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। फिर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो ध्यान से पढ़ते हैं। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स थे? प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहले आया। तो एक्सपेंडिचर बेटा, एक्सपेंडिचर बोले तो डिमांड, ये लोग खर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। कौन? हाउस होल्ड वाले। It refers to total expenditure incurred by households on purchase on goods and services during the accounting year. ये वाली definition तो easy. Generally, consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. ध्यान से देखो लाइन क्या पढ़ी है मैंने। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप जो खर्चा जो कर रहे हो कंजम्पशन के लिए, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा तो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम तो आपका एक्सपेंडिचर भी कम। लेकिन सर ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता था? नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था, सब कुछ कर पुराने के बाद जो पैसे हमारे पास बच जाता है, उस पैसे से फिर हम क्या करते हैं? कुछ अदर चीज, आपको कुछ डिमांड करने हैं। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, दैट इज हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले तो देखो ये रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसके बीच में? डिस्पोजेबल इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम? डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच इज अवेलेबल टू हाउस होल्ड फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। आपके पास टोटल पैसा आया, आपने उसमें से कुछ पैसा क्या कर दिया? कंजम्पशन के लिए, बेसिक नेसेसिटीज के लिए यूज करा, उसमें से कुछ पैसा आपने सेव भी कर दिया। अब उसके बाद जो पैसे जो बचा उसको क्या बोलते हैं हम? आपकी डिस्पोजेबल इनकम। तो देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार, डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। पैसा आपने कहीं से भी कमाया, टोटल कर दो उसका जहां से भी पैसा आया, विच इज अवेलेबल टू द हाउस होल्ड्स फॉर स्पेंडिंग ऑन consumption and savings. Disposable income refers to income from all the sources which is available to the household for spending on consumption and savings. तो आपके पास जो पैसा आया उससे आपने क्या करा? कंजम्पशन करा, और कुछ पैसा क्या कर लिया? आपने सेविंग्स करा। ठीक है, चलो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच। ठीक, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, जैसे जैसे आप लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ऐसा होता है। It must be kept in mind that the consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure. अभी हम यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कौन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? बोलो कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं? हम एक्सपेंडिचर प्लान खर्चे की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में भी हमने एक्सपेंडिचर करा नहीं है, वी आर जस्ट प्लानिंग अभी खर्चा, क्योंकि ये कंपोनेंट्स किसके हैं? एग्रीगेट डिमांड के। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या था? अभी आपने एक्सपेंडिचर कर दिया कि अभी आप प्लान कर रहे हो, सिर्फ खर्चा करने के लिए प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे प्लान कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आप लोगों का। ठीक है, चलो अब ये एक्स एंटे क्या होता है अभी बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसकी बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल। किसके ऊपर खर्चा कर रहे हो ना? कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हो, मशीन वगैरह के ऊपर, इक्विपमेंट्स पे खर्चा करा, बिल्डिंग्स पे खर्चा करा, मशीनरी पे खर्चा करा। किसने खर्चा करा है? प्राइवेट फर्म्स ने। हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइवेट फर्म्स की बात कर रहे हैं, कंपनी वाले खर्चा कर रहे हैं। For simplicity, it is assumed in our study that investment expenditure is autonomous, that is, investment are not influenced by the level of income. यहाँ पे देखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट था। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्राइवेट फर्म्स की अगर इनकम ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वो ज्यादा खर्चा करेगा। अरे एक बार मशीनरी ले ली तो ले ली, दोबारा खरीदते रहोगे? अरे भाई इस बार बहुत इनकम होगी, चलो एक और बार मशीन खरीद लेते। अगर आपके पास प्रॉपर जितनी मशीन्स पड़ी है दोबारा थोड़ी ना खर्चा करोगे। बड़े बड़े एक्सपेंसेस है, छोटे छोटे खर्चे नहीं है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे खर्चे। अभी मान लो तुमने पिछले साल गाड़ी खरीदी, इस साल तुम्हारी जॉब पे हाइक मिल गया, तुम्हारी 10 लाख की एकदम से सैलरी बढ़ गई, तो फिर एक और ले आओगे। तो इसमें यहाँ पे क्या बोल रखा है? फॉर सिंप्लिसिटी इट इज अज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है। वहां पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो डिपेंडेंट था इनकम के ऊपर, इनकम कम तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम। ये क्या है? ऑटोनोमस, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। तो लेवल ऑफ इनकम से आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन। गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्चा कर रही है? ध्यान से देखना, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा कर रही है और कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करती है टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इट मींस गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रही है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी खर्चा कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो गया। ठीक है,
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। आगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट पब्लिक नीड्स, लाइक सरकार किसके ऊपर खर्चा कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो जैसे पुलिस वुलिस वालों की सैलरी पे करी, लॉयर्स रखे, कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, ये सारा कौन संभाल रहा है? सरकार। अब कंजम्पशन के मतलब ये मत सोचना कि सारा का सारा के भाई सरकार लोगों को खाना दे दे गरीबों को, नहीं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब इन सब चीजों के ऊपर सरकार खर्चा कर रही है ना। डॉक्टर्स को दे रही है, सैलरीज दे रही है, टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को सैलरी पे करना, ट्रांसपोर्ट की डीटीसी बसेस वगैरह जो चल रही है, तो उसको, बस को जो चला रहा है वो ड्राइवर, उसकी सैलरी पे कर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, सरकार क्या बना रही है? हाईवेज बना रही है, रोड्स बना रही है, पावर प्लांट्स बना रही है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विच इज जनरली गाइडेड बाय द सोशल वेलफेयर। अब जो सरकार का खर्चा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सरकार की पॉलिसी के ऊपर। और सरकार की पॉलिसी कहाँ पे पता चलती है? गवर्नमेंट बजट के अंदर। गवर्नमेंट बजट क्या बताता है कि सरकार इस साल किस चीज के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने वाली है? एजुकेशन पे खर्चा करेगी, एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्चा करेगी, तो वो डिपेंड करेगा सरकार की पॉलिसी के ऊपर। समझे मेरी बात? इस ठीक है, अब बात करते हैं किसकी। फोर्थ पॉइंट क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब वही एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। Exports indicate demand for the goods produced within the domestic territory of the country by the rest of the world. Demand for goods produced within the domestic territory of a country by the rest of the world. बेटे डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे कि इंडिया से इंपोर्ट होएगा कि एक्सपोर्ट होगा? एक्सपोर्ट होएगा। बाहर बैठा हुआ बंदा इंडिया के गुड्स की क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, मतलब इंडिया से कुछ खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक्सपोर्ट इंडिकेट डिमांड फॉर गुड। सामने वाले ने अगर इंडिया से कुछ खरीदा और हमने बेचा, बाहर बेच दिया, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हो ना। तो एक्सपोर्ट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से कुछ क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट्स। Imports refers to demand of the resident of the country for the goods that have been produced abroad. Imports का मतलब क्या है? देखो डेफिनेशन को कितना ट्विस्ट कर रखा है, लैंग्वेज को देखो। इम्पोर्ट रेफर्स टू डिमांड ऑफ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मतलब एक इंडियन बंदा डिमांड कर रहा है फॉर द गुड्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, जो बाहर बने। तो बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है, तो उसको क्या बोल दिया हमने? इम्पोर्ट्स बोल दिया। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। बस। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट जनरली डिपेंड्स ऑन, अब देखो जो एक्सपोर्ट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर डॉलर महंगा होगा तो हम कम परचेज करेंगे। अभी डॉलर देखो 82 क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कम से कम परचेज करने की सोचेंगे। रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड्स, प्राइसेस कंपेयर करेंगे। अगर इंडिया में वो चीज महंगी पड़ रही है, बाहर से सस्ती मिल रही है, तो मंगवा लो फिर। एक्सचेंज ड्यूटीज, कुछ टैक्सेस वगैरह देखेंगे। ट्रेड पॉलिसी, सरकार वो सामान को आने देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्वांटिटी में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो उस चीज के ऊपर क्या डिपेंड करेगा? आपका नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो हर चीज किसी ना किसी चीज के ऊपर ना डिपेंडेंट थी। जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंडेंट था? किसके ऊपर डिपेंडेंट था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हाँ, किस पे डिपेंडेंट था? इनकम ऑफ, इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट था अपने इनकम के ऊपर, डिपेंडेंट था डिस्पोजेबल इनकम, नॉट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, है ना। डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड था। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंडेंट था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर डिपेंडेंट था? किसी के ऊपर डिपेंडेंट था? नहीं, ये ऑटोनॉमस था, फ्री था, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंडेंट था? गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट था। और बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द गुड्स के ऊपर, एक्सचेंज ड्यूटी के ऊपर और ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर। तो ये थे आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। प्राइवेट फाइनल और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स बेटा। ठीक है, तो एडी को हम क्या बोलेंगे? देखो, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप क्या नाम देते हो? सी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हो? आई। देख लेना एक बार, आगे यूज होंगे सारे। इसको बोला सी, इसको बोला आई, गवर्नमेंट को जी, और नेट एक्सपोर्ट्स को क्या बोलते हैं? एक्स माइनस एम। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर, एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। अभी देखो ये कितने सारे सेक्टर्स थे, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना कितने सारे सेक्टर्स थे। कहाँ पर लिखा हुआ था? प्राइवेट सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर था, फर्म्स थी, हाउस होल्ड्स था, तो इतने सारे सेक्टर्स थे, बहुत सारे सेक्टर्स। इकोनॉमी के अंदर तो एक सेक्टर थोड़ी ना, बहुत सारे सेक्टर्स है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम जो एग्रीगेट डिमांड जो पढ़ेंगे वो सिर्फ किसमें से पढ़ेंगे? टू सेक्टर्स की हम बात करेंगे, सी प्लस आई। मतलब कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। मतलब ये हो गया हाउस होल्ड्स और ये होगी हमारी फर्म्स।
सर मतलब हम गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, और इस चैप्टर में हमें एक्सपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ किन दो सेक्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है, हाउस होल्ड्स पे फोकस करना है और प्राइवेट फर्म्स पे फोकस करना है। ओके डन। तो देखो एडी हमेशा आप क्या याद रखोगे, एडी आप हमेशा क्या याद रखोगे अभी चैप्टर के लिए मूविंग फॉरवर्ड। वैसे तो एडी का मतलब इतनी सारी चीजें होती है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एडी का फॉर्मूला, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, जिसमें सी का मतलब क्या हो जाता है आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो तो देखो तो यही चीज बता रखे एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। आगे चलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडी। अब ध्यान से देखना एक बार, मैं अगली वाली उसमें ये पीडीएफ बदल दूंगा, टेंशन ना लो, इतना सारा लिखा हुआ है उसके अंदर। आपका जो है ना, ध्यान से देखता हूँ, एडी कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, एडी कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले आप एक लाइन बनाया आपने, वाई एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, एक्सपेंडिचर, एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एक्स एक्सिस पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम। हमेशा ऐसे ही करना है, एक्स एक्सिस पे क्या रिकॉर्ड करोगे, इनकम, और वाई एक्सिस पे क्या जाएगा आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी कर्व आपका एडी कर्व ये वाला है, ये एडी कर्व है ये आप लोगों का। लेकिन अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करा, यहाँ से क्यों स्टार्ट कर दिया आपने ऊपर से, कर्व नीचे भी स्टार्ट हो सकता था। तो अभी बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले, जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी अभी ये पूरी फिगर सीख जाओगे क्या है। एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, है ना। एडी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकम के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन द इनकम, इनकम इज मोर एक्सपेंडिचर इज मोर। जनरली देयर इज द कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, दैट इज एज द इनकम राइजेस एडी आल्सो राइजेस, एंड एज द इनकम फॉल्स aggregate expenditure also falls. Let us understand with the help of the example, with the help of table. अब देखो ये आपकी टेबल, आपकी इनकम क्या थी, मान लो 0। बेटा अगर किसी बंदे की इनकम होगी तो क्या वो जीवन में कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, खाना पीना नहीं खा रहा होगा, खा रहा होगा ना। तो अगर आपकी 0 भी इनकम होती है ना, तब भी आपकी कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहती है, कंजम्पशन। और इस कंजम्पशन का नाम होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मतलब ये किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। बेसिक सर्वाइवल के लिए आपको कुछ खाना तो पड़ेगा ना। अब कोई बंदा सिग्नल पे, फुटपाथ पे आप देखते हो कि बहुत से बंदे सो रहे हैं लेटे हुए। अब इसका मतलब क्या है कि उनके पास कोई काम वाम नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, फिर भी खाते तो होंगे इधर उधर कहीं पे, भंडारा भंडारा हो गया, उनकी मजे आ गए, पूरी सब्जी वगैरह। तो कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ आपका होगा ही। तो इसको क्या बोलते हैं, 0 इनकम पे भी आपने 40 का कंजम्पशन करा, ये है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब देखो आपकी इनकम हुई 100 रुपए, आपने कंजम्पशन कितना कर दिया, 120 रुपए। ये कैसे हो सकता है, कमाया 100, खर्चा कर दिया 120 रुपए का। यहाँ पे इनकम कितनी, 200, खर्चा कितने का, 200 का। इनकम 300 की, खर्चा कितने का, 280, 400 की इनकम, खर्चा 360, 500, ये ऐसे ऐसे। अभी कुछ चीजों के अंदर हमें डाउट आ रहा है, सर अगर इनकम 0 है तो 40, फिर भी कंजम्पशन कर रहा है तो 40 कहाँ से आए। फिर सर यहाँ पे कमाए हैं 100, तो यहाँ पे 120 कैसे खर्चा कर दिया। यहाँ से फिर भी समझ में आ रहा है जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया। और उसके बावजूद बंदा और भी क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भाई बंदे की क्या है, कॉन्स्टेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा था ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो हमेशा आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता आपकी इनकम के ऊपर। चाहे आप 100 कमाओ, चाहे 200 कमाओ, 300 कमाओ, जितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है हम उतना ही क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा आप लोगों का, कांस्टेंट। कंजम्पशन चेंज होती है बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। तो अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अभी पढ़ाया था ना कंपोनेंट के अंदर, तो ध्यान से समझते रहना। और एडी कैसे निकल के आया, सी प्लस आई। तो यहाँ पे सी क्या था आपका 40 और आई कितना था 20, तो ये कितना आया 60। यहाँ पर आया 120 और 20 कितना आया 140। तो मतलब इन दो कॉलम्स को मैं ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेकिन अभी इन कॉलम्स का क्या मतलब है वो सारा सीख रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एडी, एडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखो ध्यान से। एडी का फॉर्मूला क्या सीखा अभी हमने, सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंड मतलब वो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर और प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एडी इज अज्यूम टू बी द फंक्शन ऑफ ओनली टू कंजम्पशन डिमांड एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो एडी अभी सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, दो फंक्शंस की बात करेंगे, बाकी के दो फंक्शंस आप भूल जाओ, सरकार की बात नहीं करें। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज लो, सर इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकम लेवल आपकी क्या है 0, तो भी आपकी कंजम्पशन कितनी आ रही है 40, ऐसा कैसे, तो ध्यान से देखना।
देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना तो पड़ेगा। इट हैपेंस बिकॉज पीपल नीड सर्टेन बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज टू सस्टेन देमसेल्फ इवन इफ द इनकम इज जीरो। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ेगा चाहे किसी भी बंदे की इनकम जीरो है। तो अगर हम यहाँ पे बात बोल रहे हैं इनकम जीरो पर भी वो कितने का खर्चा कर रहा है, कितने की कंजम्पशन है इकोनॉमी के अंदर, 40 करोड़। एक बंदे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल सेक्टर की बात होती। तो सारे सेक्टर कुल मिला के जीरो इनकम पे भी कितना खर्चा चल रहा है, 40 करोड़ का। इट इज टर्म्ड एज, ऐसी कंजम्पशन को आप क्या नाम देते हो बेटा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऐसी इनकम को आप क्या नाम देते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जैसे अभी मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या बोला था, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नाम दिया था अभी मैंने, इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ पे नाम दिया था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखो वर्ड, देखो इन्वेस्टमेंट में वर्ड लिखा है ऑटोनॉमस, है ना। ऑटोनॉमस का मतलब मैंने क्या बताया था, इंडिपेंडेंट। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है आपकी किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। जितना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी इनकम जीरो है फिर भी इतना खर्चा तो भाई हो ही होगा। तो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस। अब ध्यान से देख रहे हो, अगर मैं कंजम्पशन कर्व एडी कर्व यहाँ से स्टार्ट कर देता तो ये क्या है, जीरो। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर तो कर रहे हो ना। देखो ध्यान से, ग्राफ की बात करो, ये है ग्राफ, यहाँ पर है आपका एडी एक्सपेंडिचर और यहाँ पर क्या है आपकी इनकम। बेटा अगर आपकी ये जीरो लेवल की इनकम थी ना, तो अगर आपने यहाँ से ग्राफ चालू करा तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी इनकम भी जीरो है, आपकी कंजम्पशन भी जीरो है। लेकिन क्या ऐसा सिचुएशन है, नहीं। अगर हमारी इनकम जीरो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमारी क्या है, कंजम्पशन। तो मान लो हमारी कंजम्पशन 40 करोड़ की है, तो हमारा ग्राफ ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ बनेगा ही नहीं, ये कुछ बनेगा ही नहीं। और ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको आप क्या नाम देते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या नाम देते हो आप इसको, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को दिखाते हो ऐसे, नॉर्मल कंजम्पशन को आप दिखाते हो सी से, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप दिखाते हो सी बार से। तो ये वाली चीज क्या दिखा रही है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो एडी कर्व कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन होता है व्हाई डज एडी कर्व नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बिकॉज फॉर द बेसिक सर्वाइवल बेसिक नीड्स तो पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, समझे मेरी बात। तो यहाँ से कर स्टार्ट होगा, तो एक चीज तो समझ गए ऊपर से क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज सर ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चलो आगे। तो कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस एंड नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कंजम्पशन कर्व, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बताया इन्होंने, ये वाला पॉइंट बताया, डॉटेड मार्क करके बताया। और यहाँ पे इसको देखो क्या नाम दिया है, इसको सी बार करके, जिसको इन्होंने नाम दिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, इसको क्या बोला इन्होंने, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो द पॉजिटिव कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ओएस इंडिकेट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको आप क्या बोलते हो, सी बार। ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी बार क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन आती है। डिफाइन ऑटोनॉमस कंजम्पशन रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन which is needed for survival, that is consumption at zero level of national income. Such consumption is met either from past savings। अब ये पैसा कहाँ से खर्च करता होगा बंदा, पास्ट सेविंग्स। अब ये बंदे की बात नहीं चल रही, सॉरी इकोनॉमी की बात चलती है। तो खर्चा कहाँ से चल रहा होगा, पास्ट सेविंग। जैसे मान लो भी कोविड आया था ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल, इनकम थी नहीं, लोगों की दुकानें बंद हो गई थी, सेल हो नहीं रही थी, घर पे बैठ के खा रहे थे, कहाँ से, पास्ट सेविंग से। तो वो सिचुएशन ही किस चीज की थी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की सिचुएशन थी। और थ्रू सेल ऑफ एसेट्स, या किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उससे चल रहा था कंजम्पशन, और बोरिंग्स या फिर उधार पे लेके चल रहा था। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन सबसे बढ़िया एग्जांपल अपने कोविड का। सारी चीजें बंद थी एक्चुअल में, देख रहे हो जितने मॉल्स वॉल्स और जितने भी सिनेमा हॉल्स वगैरह थे सब कुछ तो बंद था। तो कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे थे, पास्ट सेविंग से कुछ कर रहा था, किसी ने अपनी कोई चीज बेच दी थी, या फिर किसी ने क्या ले लिया था, लोन्स वगैरह लिए। ठीक है, अच्छे से पॉइंट आ गया समझ में, पहला पॉइंट डन, दूसरा पॉइंट डन। तीसरे पॉइंट की बात करें, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। अब सर ये जो स्लोप है, सर आप इस कंजम्पशन कर्व को नीचे ले आते हैं, आप इसको ऊपर ही क्यों चढ़ा रहे हो, हैं। अब देखो ध्यान, हाँ कंजम्पशन बढ़ेगा। अब आपका यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर क्या है आपकी इनकम। अब मान लो आपकी इनकम पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 30। अब देख रहे हो यहाँ पे, इसको टच करोगे तो ऊपर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो इनकम किसके साथ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसके साथ, एक्सपेंडिचर के साथ। तो इनकम बढ़ती जा रही है तो ये भी आगे 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 क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
ठीक है, तो फिगर ऐसी ही बनेगी और कुछ नहीं बन सकता। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईडी कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड्स, ऊपर को जा रहा है, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। However, proportionate increase in consumption is less than that of income. आपको इस लाइन का मतलब बता दे तो मैं मान सकता। Proportionate increase in consumption is less than that of income. बताओ। However, proportionate increase in consumption is less than that of income. कैसे होगा कशिश एग्जाम? बोलो जी, मतलब तो बताओ इस लाइन का। अच्छा, जितना हमारी इनकम बढ़ती जाएगी क्या उतना खाते जाएंगे, उतना खर्चा करते जाएंगे कि धीरे धीरे कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं? मतलब जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना थोड़ी ना कंज्यूम करते जाओगे। देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है। अभी आप देखो, आपकी इनकम जीरो से कितनी हुई, 100, 100 रुपए से सीधा इनकम बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन कितने से बढ़ी, 80 से। अब देखो इनकम फिर दोबारा 100 से बढ़ी, कंजम्पशन कितने से बढ़ी, 80 से। इनकम कितनी बढ़ी, 300, और ये कितने से बढ़ी, 80 से। फिर ये 100 से बढ़ी, फिर ये कितनी से बढ़ी, 80। अब ये 100 से बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी, 80। अब ये 100 से फिर दोबारा से 80। तो ये ऐसे कैसे हो रहा है कि मतलब कंजम्पशन बराबर बराबर, जितना हमारी इनकम 100 से इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी उतने से बढ़ रही है। अब देख रहे हो, ध्यान से करते जाओ इन सारी चीजों को डिटेल में। मैं एक बार बता रहा हूँ, ये हमेशा किससे बढ़ती जा रही है, 80 80 से इंक्रीज होती जा रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन जो इंक्रीज जो हो रही है इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। इनकम 100 100 से बढ़ रही है, लेकिन कंजम्पशन कितने कितने से बढ़ रही है, 80 80 से बढ़ रही है। क्योंकि भाई 20 रुपए कहाँ जा रही है, इन्वेस्टमेंट से। तुम्हारा 100 रुपए बढ़ रहा है, तो 80 में तुम कंजम्पशन में लगा रहे हो, और 20 रुपए किसकी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, है ना। यही तो है। तो अगर तुम्हारे 80 की इनकम बढ़ी तो 80, 100 से इनकम बढ़ी तो 80 तुमने यहाँ पे लगाए, 20 तुमने इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, चलो आगे। दिस हैपन्स बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर, क्या ये हमेशा ऐसे ही होगा, क्या हमेशा ऐसे ही होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। 20 20, 30 30, 40 40, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इट हैपन्स बिकॉज आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। एक लेवल ऐसा आ जाता है कि इतनी इनकम आ रही है हमारे पास कि हम खर्चा नहीं कर पा रहे, हमें सेविंग ज्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, आगे। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर, स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर। अब देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे पता है, थोड़ी सी तुम लोग बोलोगे सर ये तो एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट है ना सर, ये तो एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम है, क्या इन्वेस्टमेंट जीरो है कि इन्वेस्टमेंट भी 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाऊंगा तो वो भी यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये कौन सा कर्व बनाया हमने, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जीरो लेवल पे भी हमारी क्या है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो है, चाहे वो 20 की इन्वेस्ट, और ये कांस्टेंट है ना। तो लाइन हमेशा कैसी रह रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमेशा क्या बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप जो खर्चा जो कर रहे हो वो हमेशा 20 है, तो यहाँ पे 20 है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आपकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, देखो यहाँ पे इनकम ज्यादा, यहाँ पे इनकम ज्यादा है ना, यहाँ पे इनकम ज्यादा, यहाँ पे इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा, इनकम तो बढ़ती जा रही है। ये राइट वर्ड जा रहा है तो इसका मतलब क्या, इनकम इज इंक्रीजिंग। लेकिन क्या ये ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ वो एक ही लाइन में फंसा पड़ा है। तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नींद आ रही है सबको? ठीक है, सीरियसली पढ़ाना पड़ रहा है ना, वाला टॉपिक बहुत सारी चीजें है, तो ध्यान से पढ़ते रहो, सुनो मत। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये इनकम के ऊपर आपका डिपेंडेंट नहीं हो, चाहे इनकम आपकी 0 है तो भी 20 रुपए, चाहे इनकम आपकी 500 है तो भी ये क्या है, 20 रुपए। अब बंदा इन्वेस्टमेंट भी तो अपनी बढ़ाता ही है कायदे से देखा जाए, और बंदे के पास कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं है, तो तुम सोचो वो 40 रुपए खर्चा तो कर रहा है, कहाँ से कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स को तोड़ के। और सेविंग्स को तोड़ के वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं। अब सेविंग्स को तोड़ के हम खाना पीना तो खा सकते हैं। अब तुम सोचो बैंक से मैंने एफडी तोड़ी
और उससे पहले खाना पीना खा लिया कोविड के अंदर, और मान लो मैं एक प्रॉपर्टी भी खरीद रहा हूँ, कोई करेगा बंदा ऐसा? नहीं करेगा। तो थोड़ा सा फ्लॉ है लेकिन ठीक है। एज सीन इन टेबल 7.1 इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट एट 20 करोड़। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। अभी जैसे मान लो अगर किसी के घर के अंदर, अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मशीनरी की बात कर रहा था, यहाँ पे हाउस होल्ड भी है ना। मान लो एक बंदे की इनकम कम थी तो उसके घर में एसी नहीं था, अब इनकम आने तो क्या वो एसी नहीं लगाएगा गर्मियों में? लगाएगा ना भाई। पहले उसके घर में छोटा टीवी था, फिर वो बड़ा टीवी नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। पहले वो सस्ता मोबाइल इस्तेमाल करता था, महंगा नहीं यूज करेगा? करेगा ना। क्यों नहीं करेगा? कंपनीज की बात कर लो, तो कंपनी शुरू शुरू में मान लो एक सस्ती सी मशीन से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, सस्ते लैपटॉप वैपटॉप से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जैसे इनकम बढ़ेगी तो बढ़ाएगा नहीं, वो चीज करेगा। चलो, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट और इंडिकेट्स द लेवल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो फोर्थ पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व और सी प्लस आई कर्व। अब ध्यान से देखना, जीरो लेवल ऑफ इनकम की मैं बात करूं तो एडी किसके बराबर होता है? सी प्लस आई। और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका एडी क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना कुछ 40 की, और यहाँ पर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है 20 की। तो एडी क्या हो जाएगा आपका? 60। अब ध्यान से देखना, वो जो फिगर जो बनी हुई थी अब पूरी आपको समझ में आ जाएगी। ये जो कर्व बनाया है क्या बनाया मैंने? एडी। फिर मैंने यहाँ पे ये जो बनाया, ये क्या बनाया मैंने आपको? ये जो बनाया मैंने, बनाया एक कर्व बनाया, और ये वाला जो कर्व जो होगा ना, ये एक्चुअल में क्या है? एडी। ये कौन सा कर्व हो जाएगा आप लोगों का? कौन सा कर्व है आपका? कंजम्पशन का। कंजम्पशन वाला कर्व नीचे क्यों है और एडी वाला ऊपर क्यों है? अगर एडी वाला नीचे हो जाता, कंजम्पशन ऊपर हो जाता, क्या गलत हो जाता? कोई बता सकता है क्या? सी प्लस आई दोनों प्लस होता है तो वो बड़ा है। एडी का मतलब क्या है? सी प्लस आई। आई ये रहा, आई ये रहा, और कंजम्पशन ये रहा। तो ये जो एडी वाला कर्व होगा ये हमेशा सी और आई से ऊपर ही तो रहेगा ना, क्योंकि उन दोनों को जब तुम प्लस कर दो तो क्या बनता है? एडी। तो ये कितना था आपका? 40। और ये कितना था आपका? 20। ये कितना है आपका? 60। जीरो लेवल पर। इसको क्या नाम दिया आपने? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इस पूरे को आपने क्या नाम दिया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और यहां से लेके यहां तक को क्या नाम दिया आपने? ये एडी आपका। ठीक है, डन। अब उस फिगर के ऊपर देख लोगे? अब देखो ध्यान से, अब आएगी समझ में। अब ध्यान से देखना। अच्छा अच्छा, एक और चीज बताते हैं। हम्म, अभी आपने पढ़ा एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। एडी माइनस सी इज इक्वल्स टू आई बोल सकता हूँ, और आई हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे अभी हमारे एग्जांपल में एडी क्या था? 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू क्या था? 20। मतलब एडी और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ग्राफ के ऊपर फोकस करना। ये आपने ग्राफ बनाया, ये मान लो ये आपका एडी का है और ये आपका कंजम्पशन का ग्राफ है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट का। और ये हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे? पैरेलल। हमेशा क्या रहेंगे? पैरेलल। कितनी सारी चीजें देखो ध्यान से। तो ये चीज देखो यहाँ पे लिखी होगी आप लोगों की। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये क्या लिखा है? फिगर देखो अपने बुक के अंदर, तो आई लिखा होगा बीच में। क्या लिखा होगा? आई, इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज देखो अब नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। एडी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जो आई एज एट जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एडी इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। एडी इज 60 एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो ये बता रहा है कि एडी कर्व हमेशा कंजम्पशन से ऊपर जाएगा। स्लोप ऑफ एडी कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप व्हिच इंडिकेट्स दैट इनकम इंक्रीजेस, एडी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस। इसने डिफरेंस की बात नहीं करी क्या यहाँ पर? नीचे करेगा क्या? अब ध्यान से देखना, इस चीज को भी फोकस करना। क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, जो मैंने अभी चीज को आपको एक्सप्लेन करा, ये आपका क्या है? एडी कर्व है, और ये क्या है आपका? कंजम्पशन कर्व है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? आई। ये दोनों लाइंस एडी कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? पैरेलल। क्या रहते हैं? पैरेलल। ठीक है, सो मेनी थिंग्स डन। इजी था, मुश्किल तो नहीं है। चलो एक बार रिवाइज करो फटाफट से बुक से, 5 मिनट लगा लो। कुछ पूछना है पूछो, फिर मैं एग्रीगेट सप्लाई पे आऊंगा क्योंकि